नबी की शान में जो गुस्ताखी के खिलाफ जो मोर्चा निकाला है हाल ही में इम्तियाज जलील साहब ने, इनके इरादे तो ठीक थे लेकिन इनका तरीका गलत हो गया। आपको क्यों ऐसा लगता है सलीम पटेल वायगांवकर साहब? आपका काम था, आप कम से कम सपोर्ट करते। आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन से गए, वहां खाना नहीं मिला, आप खाना वहां पर ले जाके लोगों को बांट देते, क्योंकि वहां पर दीवाने, नबी के दीवाने वहां पर जा रहे थे। दीवानों के तादाद में लोगों ने ना सड़क देखी ना रास्ते देखे, वहां पर पहुंचे लोग। कई लोग तो मेरे सुनने में तो आज ये आया कि 2 व्हीलर पे लोग वहां पर पहुंचे। ये उनकी दीवानगी नहीं तो और क्या है? हो गया? तो आप उन दीवानों का साथ देने छोड़ के आप ये कह रहे हैं कि आप उन लोगों ने सियासत की। मुझे कहीं ये नारा नजर नहीं आया कि इमाम जिंदाबाद, मुझे कहीं ये नारा नजर नहीं आया कि इम्तियाज जलील जिंदाबाद। मुझे हर वक्त वहां पर एक ही नारा नजर आता है जो मैंने सुना कि मैं आपके कैमरे पे बोल रहा हूं, मैं खुद भी देखो, मैंने पहले भी कहा इमाम से मेरा कोई बैर नहीं। मैं असदुद्दीन ओवैसी को मानता हूं, उसके नेतृत्व को मानता हूं, लेकिन नीचे के जो चिंगले पिंगले है ना, उन्होंने पार्टी को ऐसा बाजू कर दिया। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जिस तरीके से अब विधानसभा की तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू है, उसी के चलते ऐसा उम्मीदवार मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने गरीबों के मसलों को लेकर, जिस तरीके का राशन की दुकान को लेकर या उसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने लेकर अपने सड़कों पर उतरे। उसके अलावा इन्होंने आंदोलन किए, निवेदन दिए और उस मसले को हल कराया। कई लोग इनसे जो है प्रसन्न हुए, कई लोगों ने इनको अपनी दुआएं दी। राशन दुकानों का बड़ा मसला हो, काली पीली का मसला हो, रिक्शों का, अजीब अजीब अनेक चीजों को लेकर जो है सड़कों पर उतरते रहते हैं। सलीम पटेल वायगांवकर मेरे साथ जुड़े हैं। अब इनसे हम हर मसलों पर बात करने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रवादी नेता है और बड़ी सूझबूझ रखते हैं। सलीम पटेल वायगांवकर का स्वागत है औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। सर, कैसी तैयारियां चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, आज लगभग विधानसभा की प्रक्रिया शुरू होने की कगार पर आ गई है, क्योंकि अभी 27 तारीख को सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की टीम औरंगाबाद महाराष्ट्र के पूरे दौरे पे आ रही है और वो सर्वे करके इसमें जो है जल्द इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। तो इसमें हमारे पार्टी ने भी अपना एक सर्वे चालू कर दी, जिसमें मैं खुद भी औरंगाबाद पूर्व से, औरंगाबाद मध्य से लड़ने का मैंने भी पार्टी के सामने अपनी सबसे पहले भूमिका रखा हूँ, ये तो जग जाहिर है। और कहीं ना कहीं पार्टी मेरे साथ न्याय करेगी ऐसी मुझे भी उम्मीद है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के अलावा भी मैंने शिवसेना, उद्धव ठाकरे गठ और कांग्रेस पार्टी को भी कहा है कि 12-12 सीटें आपने देना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का मुझे फख्र है अल्लाह की ज़ात से कि वो कहीं ना कहीं मेरी मेहनत काम आई और रंग लाई कि उद्धव ठाकरे जी की सेना ने भी डिक्लेयर किया कि हमें मुसलमान सीट देंगे और कांग्रेस ऑलरेडी उन्होंने भी अपना जो है ऐलान कर दिया। तो ये पहला तो मैं शुक्रगुजार हूँ परवरदिगार का कि ये मेरी मुहिम कहीं ना कहीं सफल हो गई कि इंडिया गठबंधन को जो वोट किया था मुसलमानों ने, 12-12 सीट का जो मेरा प्रपोजल था कहीं ना कहीं वो स्वीकार हुआ है। तो कुछ न कुछ पैमाने पे सीटें मिलेगी। अच्छा, औरंगाबाद में आपको लगता है कि सीटें मिलने की चांस है? लग रहा है कि कांग्रेस देगी सीटें या राष्ट्रवादी छोड़ेगी या शिवसेना छोड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है हमारे को कि हमारे 7-8 मतदार संघ में से औरंगाबाद पूर्व या मध्य या हमारे को राष्ट्रवादी को छूटेगा। और बेहतर है कि हम पूर्व की डिमांड कर रहे हैं। मैं खुद भी खास करके आदरणीय पवार साहब के सामने भी और पार्टी के शीर्ष नेतागण के सामने भी इस बात को रखा हूं कि गुज़िश्ता 2019 का जो मतदार संघ छूटा था पूर्व, वो अलायंस के अंदर समाजवादी को छूटा था, कांग्रेस को नहीं छूटा था। तो इसलिए कि वो पूर्व मतदार संघ जो है राष्ट्रवादी को छोड़ना चाहिए। और मैंने अपनी वहां प्राथमिक दर्शक से मेरी जो है डिक्लेयर किया कि मैं पूर्व से लड़ूंगा। अगर सपोज अगर मध्य भी जाता है तो मैंने मेरी वहां से भी तैयारी कर चुका हूं, क्योंकि अब मैंने दोनों क्षेत्र में बल्कि पूरे जिले में अच्छा काम किया हूं, जिसके बल पर मैंने पार्टी के सामने अपनी दावेदारी। अगर टिकट नहीं छूटता है, कांग्रेस अगर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं छोड़ती है या आपको टिकट नहीं मिलता है, तो आगे क्या सोचा है आप? देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अगर इतने साल के बाद अगर पार्टी अगर विचार नहीं करती है तो कुछ ना कुछ इस पर मुझे और मेरे साथियों को तो सोचना पड़ेगा। वक्त भी है, हालात भी है और सोचने का मौका भी है। और न देने का कारण तो मैं पूछूंगा पार्टी को, अगर किसी कारण से न दे पाई तो अब नेक्स्ट वीक में ये प्रक्रिया शुरू हुई है कि ये लोगों को मुलाकातों के लिए बुलाएंगे पार्टी। तो मैंने अपनी बाजू तो गुज़िश्ता 18 तारीख को रख दिया हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं सारी चीजों का कारण वहां पूछूंगा और उस पर अगर पार्टी संतुष्ट होती है तो मैं समझता हूं कि मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और पार्टी के नेतृत्व के लिए अच्छा होगा। क्योंकि नया चेहरा, परिवर्तन लोग चाहते हैं, लोगों को एक
जानकार, समझदार और सियासत में शऊर रखने वाला और पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। अब उसी के चलते देखा जा रहा है, आपने कई आंदोलन किए, कई मोर्चे आपने किए, जैसे कि राशन दुकानों का मसला उठाया है, बहुत सारे मसलों को लेकर आप अजीब अजीब अपने जो है आंदोलन किए, अजीब अजीब धरने दिए। तो क्या आपको क्या लगता है, जनता जुड़ेगी इसको लेकर आपके साथ? देखिए, एक बात का मैं बहुत आज मेरे दिल को इतनी खुशी हुई, एक बात बताते मैं आपको बताता हूँ, आपके चैनल में बताता हूँ। एक खातून है जिन्होंने मराठी में मुझे कहा कि सलीम भाऊ तुला माझा आशीर्वाद है याच्यासाठी मैंने पूछा हूँ कि क्यों अजी क्या बात है। उसने कहा कि जो राशन की दुकान मेरे बस्ती में है, जौहर कॉलोनी तरफ भी है वो, कि मैं रहती हूँ जौहर कॉलोनी में, मेरी फला फला दुकान नंबर है, साल भर से मुझे राशन नाही दिया जा रहा था, मला ते राशनच देत नव्हते, पण मी गेले त्याच्याकडे त्यांना सांगितले की मला 1 वर्षापासून राशन भेटला नाही, जर तुम्ही मला राशन दिलं नाही तर मी सलीम भाऊ कडे जाणार आणि तुम्ही तक्रार करणार। तो उस दुकानदार ने बोला कि आप कहीं जाओ मत, और 6 कट्टे, ये बहुत तो वो आजी का बोलना था, मैंने तो देखा नहीं हूं, कि उसने मराठी में कहा मुझे की भाऊ म्हणे माझ्या घरी 25 किलोचे 6 गहूचे कट्टे त्यांनी लोड रिक्षात पाठवले आणि सांगितले की जाऊ दे, जे झालं ते सोडून दे, पण आतापासून तुला मी राशन देणार। तो ये बात का बड़ा फख्र होता मुझे कि मैं और मेरे साथियों ने जो मुहिम चलाई, जिसमें आप सहयोग, आपके चैनलों का भी बड़ा सहयोग रहा, बहुत मार्गदर्शन रहा, कि जिन्होंने मेरी आवाज को बुलंद किया और लोगों तक पहुंचाया है, और कहीं ना कहीं उसकी दखल शासन ने भी ली और आसमान वाले ने भी लिया और लोगों को राशन मिला। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि कल अगर मुझे टिकट मिलेगा तो यकीनन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि कहीं ना कहीं मैं इसमें सफल हो जाऊंगा। अच्छा पटेल साहब, जैसे कि देखा जा रहा है कि दीगर पार्टियां भी जो है, दूसरी पार्टियां भी मैदान में उतरी हुई है, वो लोग भी जो है अपना उम्मीदवार मजबूत कर रहे हैं, हर पार्टी मेहनत कर रही है, तो कैसा समीकरण बनाएंगे फिर आप? देखिए, समीकरण मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं कि जो अपने मफाद के लिए, और जो है कि आप देखिए, आपने एक पार्टी ने गलत तरीके से, भले उनकी नीयत क्या है वो तो अल्लाह ही जानेगा, लेकिन जो जज्बाती उन्होंने हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी के खिलाफ जो मोर्चा निकाला है हाल ही में इम्तियाज जलील साहब ने, इनके इरादे तो ठीक थे, लेकिन इनका तरीका गलत हो गया। इनका तरीका ही गलत हो गया कि इन्होंने मोर्चा तो निकाला, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले को बिल्कुल 2 दिन में अटक कर देंगे और चलो बंबई। देखिए, लोग जज्बात में आकर, जुनून में आके, पार्टी के बैनर के नीचे नहीं बल्कि एक जज्बात में आकर बंबई पहुंचे। 2-2 दिन से वो जो है वहां बंबई में जाकर जहां जहां इन्होंने स्पॉट दिए थे वहां वहां ये लोग गए, आजाद मैदान हो या थाने में कहां गए, लाखों की तादाद में मुसलमान जुड़े। इनका तरीका ये गलत हो गया कि इन्होंने जो जोर और शोर से कहा था कि जाएंगे मुख्यमंत्री को देंगे और 2 दिन में अटक करके बताएंगे, ये उनकी मुहिम फेल हो गई। इनके ऐसे मोर्चे निकालने से महाराष्ट्र सरकार न राणे को अरेस्ट करेगी और न वो महाराज को अरेस्ट करेगी। देखिए, जुलूस और जलसे से निकाल से अगर अरेस्ट करने की बात होती तो कोर्ट कचहरिया का तो फिर मसले खत्म हो जाता। देखिए, कानून, तुम संविधान की बात कर रहे, संविधान में हमने भी निवेदन दिया है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई तो उस पर एफआईआर दाखिल हो गई, और एफआईआर दाखिल होने के बाद तो ला मौला पुलिस को कार्रवाई करना ही पड़ती, एक दिन अटक करना ही पड़ता, फिर चाहे वो वक्त के हमारे इंदिरा गांधी हो या अभी अरुण केजरीवाल हो या अदर नेता जिन पर एफआईआर हुआ उनका अरेस्ट होना तो लाजिम। लेकिन उन्होंने क्या किया कि इसको कहीं ना कहीं सियासी मकसद हासिल करने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म चुना है। देखिए, 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ऐसा शक है मुझे कि ये मोर्चा ही प्री प्लानिंग हुआ है। हमारे नबी की शान में जिस दिन गुस्ताखी हुई उससे दूसरे दिन अगर ये रिएक्शन कर देते, इम्तियाज जलील साहब अगर ऐलान कर देते तो तमाम जिला का पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन होता, रोड बंद हो जाता, चक्का जाम हो जाता, तो उसका रिएक्शन बिफोर होता। क्यों 1 महीना लगा भाई तुम्हारे को मोर्चा निकालने को, क्या नियत है तुम्हारी? तो इस पे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तुम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है सियासी मामले में इस्तेमाल करने के फिराक में है। अगर मैं एक बात कहूं आपसे, चाहे मेरी बात शायद आपको बुरी लगी, बोलो। कोई शख्स अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कोई मोर्चा निकालता है, कोई आंदोलन निकालता है, कोई जनता को लेके वहां जाता है,
आपको वो भी आपको लगता नहीं है कि वो उसमें भी सियासत आप निकाल रहे अजी हैं? सियासत कर रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि आप उन्होंने बार बार ये इम्तियाज जलील जी ने ये कहा कि मेरे साथ जुड़िए, राष्ट्रवादी जुड़िए, कांग्रेस जुड़िए, सेकुलर हिंदू समाज जुड़िए, मुस्लिम समाज मेरे साथ जुड़िए। आप उनका साथ ना देते हुए आप ये कह रहे हैं कि इसमें सियासत हुई है, इसमें प्लानिंग हुई है। तो आपको क्यों ऐसा लगता है सलीम पटेल वायगांवकर साहब? आपका काम था, आप कम से कम सपोर्ट करते। आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन से गए, वहां खाना नहीं मिला, आप खाना वहां पर ले जाके लोगों को बांट देते, क्योंकि वहां पर दीवाने, नबी के दीवाने वहां पर जा रहे थे। दीवानों के तादाद में लोगों ने ना सड़क देखी ना रास्ते देखे, वहां पर पहुंचे लोग। कई लोग तो मेरे सुनने में तो आज ये आया कि 2 व्हीलर पे लोग वहां पर पहुंचे। ये उनकी दीवानगी नहीं तो और क्या है? हो गया? तो आप उन दीवानों का साथ देने छोड़ के आप ये कह रहे हैं कि आप उन लोगों ने सियासत की। मुझे कहीं ये नारा नजर नहीं आया कि इमाम जिंदाबाद, मुझे कहीं ये नारा नजर नहीं आया कि इम्तियाज जलील जिंदाबाद। मुझे हर वक्त वहां पर एक ही नारा नजर आता है जो मैंने सुना कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ये मुझे नारा वहां पर सुनने में आया। और मुझे ये सुनने में आया कि भाई गिरफ्तार करो। और रहा सवाल एकनाथ शिंदे जी का सीएम का, तो रात हो चुकी थी, इसलिए उनका मानना था कि जैसे मैंने जिस तरीके से बात की आरिफ हुसैनी प्रवक्ता इमाम और शहर अध्यक्ष से बात की मैंने, उन्होंने ये कहा कि रात हो गई है, देर हो गई है, इसलिए वो नहीं आ पाए। आप समर्थन करना छोड़ के आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो है सियासत की या नबी के नाम पे सियासत चली। ये किस तरीके की बात है? मैं बताता हूँ उसका एक महीने क्यों लगा, इसका जवाब दो ना। मोर्चा नहीं हुआ? नहीं, बीच में मोर्चा नहीं हुआ? कहाँ हुआ? यहाँ मोर्चा नहीं हुआ? कहाँ निकाले? यहाँ तो ये मोर्चा नहीं, ये मोर्चा इमाम का कहाँ था? नहीं, इमाम का था। इमाम का मोर्चा कहाँ था? ये तुमने बड़े बड़े बैनर डिजिटल होर्डिंग लगा के रखे, कुछ आदर्श किसी मौला मुल्ला पंडित का कोई उसके ऊपर फोटो है क्या? बताओ ना मेरे को। सामने वाला रियल बात, सामने वाला बोल रहा है आप दावत में आइए, आप दावत बना हुआ है, बोला जा रहा है कि आप आइए। दूसरे दिन मोर्चा निकालना था ना। दूसरे दिन हो सकता है ना कुछ हालत बने होंगे। हालत बने नहीं, तुमको आने वाला इलेक्शन दिख रहा है सामने, तुम अपनी जो है मफाद की सियासत करने के लिए मुंबई से लड़ना है क्या उनको? अब कैसे भी लड़ो, इम्तियाज को मुंबई से लड़ना है क्या? आप एक बात ध्यान ले लो, अगर आपको वाकई हम भी नबी के चाहने वाले हैं, हम भी मुसलमान है ना। आप क्यों नहीं गए मुंबई? हमने तो सीधा आप दूसरे दिन चले जाते। नहीं, दूसरे दिन आप ही चले जाते। नहीं भाई, आपको बताता हूँ। अरे भाई, आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप आरोप कर रहे हैं कि 1 महीना क्यों लगा। आप ही चले जाते। कहाँ जाना? मुंबई चले जाते। क्यों जाना मुंबई? फिर ये लोग हमको देखिए, जिसने हमारे नबी की शान, ये लोग गए तो गलत किया क्या? गलत क्या इनका मैं बुरा ना कि इन्होंने जो निकाला है वो तरीका और रास्ते गलत हो गए। तुमने जिस जज्बात में मुसलमानों को बुलाया है, नबी के चाहने वाले हर एक गए, पार्टी का बैनर नहीं, वांदा नहीं। अच्छा पटेल साहब, मुझे एक बात बहुत वो हो रही है। RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। बोलो। चलिए ठीक है, इसको अगर हम इस मोर्चे को अगर सेट में रख के अगर मैं बात करूं, इमाम बार बार कह रही है कि हमको गठबंधन में ले लो, हमको साथ में ले लो, हमारी सीटें तय करो। फिर क्यों नहीं ले रहे? नहीं आते तुम? क्यों नहीं आते? अरे नहीं आते, क्यों नहीं आ रहे? ये देखो, ये मोर्चा हमारे नबी की शान में निकला है, बराबर। इसका कहीं ना कहीं अगर इन्होंने आने वाले इलेक्शन में अगर भूले से भी जरा सा भी अगर किरस लेने की कोशिश करे, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ऊटी लगी हुई ना गाड़ी को, ये मैं बता रहा हूं आपको, 2.5-3 लाख ऑटो की या जो भी ऑटो इम्तियाज जलील साहब को मिले, ये ओटी लगी हुई है। जरा भी अगर नियत में डालम डाल होगा और मफाद में अगर कभी ये होगा कि ये मोर्चा निकाल के हम जो है इसको कहीं ना कहीं नियत होगी, आने वाला तो उसकी साफ नियति से आया है, नबी का चाहने वाला आया है, जज्बात में आया है और जुनून में बंबई तक पहुंचा है, लेकिन पेट भर के जूते भी खा गए इनके चक्कर में। आते वक्त रिटर्न में जो हाल हुआ, इम्तियाज जलील साहब ने जिस जगह मोर्चा ले गए थे, आने वालों को निकले तक उन्होंने औरंगाबाद आना नहीं था, लोगों को थाने पे रोक कर मारा गया। तब तुम क्यों निकले प्लेन से? तुमने वहीं रुकना था। जब तुमको इतना जज्बा जुनून था ना, तो तुमने इनके निकले तब जब 2-2 दिन से लोग मैदान में जाकर बैठ गए, फिर तुम बोल रहे हो आप ये कह रहे हैं कि जो मोर्चा निकला ये गलत हुआ, गठबंधन में इमाम को लेना है वो नहीं आते। आपका हाल कैसा हो गया राष्ट्रवादी कांग्रेस का कि साइकिल से गिर गए तो बोले ही उतरने? नहीं, इनका हाल ऐसा होगा कि तुम आपको कैसा हो गया मालूम है क्या? आप लोगों का हाल कैसा? साइकिल से गिर गए तो बोले हमको यही उतरना था, हम गिरे नहीं। आप इमाम को लेना चाहते नहीं। अरे वेलकम, तो फिर क्यों नहीं ले रहे आप लेटर? फिर मैं तो बार बार बोल रहा हूं। अरे लेटर का क्या है मेरे भाई? नेशनल न्यूज पे इम्तियाज जलील कह रहे हैं कि हम मैं भी चैनल पे बोल रहा हूँ
आप बोलने से नहीं चलता मैं ना। आपको बोलूंगा तो आप बोलेंगे हमारे बड़ों से हमको बात करना नहीं आप आगे वरिष्ठ से बात करना नहीं पड़ेगी। किसी से बात मत करो आप। आपके पीछे पर्दे भी तो हैं बहुत सारे। मैं बताता हूँ, मैं पार्टी का ऑथेंटिक पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, खास करके माइनॉरिटी विंग का हूँ, जी। वो भी 25 साल से। आप इमाम को लेकर तैयार हो जाएंगे? मैं अगर लेटर आपके पास आ गया, मैं खुद लड़ूंगा, और अगर इमाम को उन्होंने नहीं लिया तो आप पार्टी छोड़ देंगे? वो जब का विषय जवाब दे दूंगा, आप मुझे राइटिंग में दो, मैं आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ। मैं खुद देखो, मैंने पहले भी कहा इमाम से मेरा कोई बैर नहीं, मैं असदुद्दीन ओवैसी को मानता हूँ, उसके नेतृत्व को मानता हूँ, लेकिन नीचे के जो चिंगले पिंगले है ना, उन्होंने पार्टी को ऐसा बाजू कर दिया अपने मफाद के खातिर। और रहा मोर्चे का सवाल, तुमने अगर कभी ये नियत रखे, देखो आने वाले तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आने वाला तो नबी का चाहने वाला हम भी है, जुनून जज्बात में आया, लेकिन तुमने पूरा मोर्चा रुके तक, पूरे लोग निकले तक वहीं रुकना था। और जब तुमको कलेक्टर कुछ निवेदन देने का तो 7 जिले का डिविजनल कमिश्नर तो हमारे पास बैठा है, यहाँ देना था ना। तुम तो मुख्यमंत्री को ताकत भी नहीं बताना चाहिए मुसलमानों ने। अब ये कौन सी ताकत? मुसलमानों में एकता बताना नहीं मुसलमान चाहिए। एकता की ताकत बुनियादी है, और मुसलमान अपनी जगह मुस्तैद है। नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को सजा देने वाला अल्लाह बहुत बड़ा है, मेरा रब्बुल आलमीन। फिर आपने निवेदन भी नहीं देना चाहिए था। अगर क्यों नहीं देना चाहिए? ये तो जब तुम बोले कि संविधान से चलेगा, राइट, तो फिर संविधान से क्या चलेगा? एफआईआर होना चाहिए ना संविधान से। तो मोर्चा आंदोलन संविधान से बाहर है क्या? तुमने गलत जगह गलत तरीके से मोर्चा निकाले, तुमने कैसे निकालना चाहिए था? वो तो दूसरे दिन आप क्यों नहीं निकाले? वही तो सवाल है, आप क्यों नहीं निकाले? मैं वही पूछना मोर्चे चाह रहा हूं। धरने आंदोलन के चक्कर में जाते नहीं। ठीक है, अगर वो नेतृत्व आप कर लेते हैं, हाँ। इम्तियाज जलील को बोलते हैं कि भाई आप रुक जाइए, हम निकाल रहे हैं मोर्चा आंदोलन, हम जा रहे हैं। नहीं, आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, आप एक काम करिए, आप चुपचाप हो जाइए, आप चले जाते हैं। आप क्यों नहीं गए ये बताइए ना मुझे। सौ की एक बात बता देता हूं आपको जी। 2 पार्टी की नैया डूब रही है। अरे यार, इसकी नैया डूब रही है। इसलिए आप मैं ज्योतिष बता है, देता हूं। आप ज्योतिष नहीं, आप मैं ज्योतिष समझा, है, मैं आप ज्योतिष है, कम से कम नॉलेज तो रखते आप ज्योतिष है, मुझे अरे, बताइए। छोड़ो जी, नॉलेज हम इसको नहीं रखते बोलेंगे हैं। पटेल साहब, इसको नॉलेज इस नहीं वक्त बोलेंगे, देखो, पैक- इसको नॉलेज नहीं बोलेंगे। आगे क्या होने वाला है ये सिर्फ सुने अल्लाह नहीं जानता है। आप सब आगे सुने क्या नहीं। जाने वाला है सिर्फ अल्लाह जानता है। बेशक, लेकिन अल्लाह ने अक्ल सलीमी तो दिया है, हाँ। अल्लाह ने सलाहियत तो दिया है, हाँ। अल्लाह ने समझने की सूझबूझ तो दिया है हमको। अच्छा, आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ देखिए, रहा है? इस वक्त किस- बीजेपी की नैया डूब रही है, जी हाँ। और उनको चाहिए कि ध्रुवीकरण। मुझे तो मोर्चे पे इसलिए शक है कि तुम मोर्चा लाओ, जोनन में लाओ, और डिवाइडेशन करो, अख्तलाफत पैदा करो। हिंदू वोट एक जगह आएंगे और बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, मुसलमानों में डिवाइडेशन आएगा, मुसलमान एक तरफ वोट करेगा, तो ये मोर्चे से मुसलमानों को कम और बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा। तुमने एक जगह हिंदू को ला लिया, फिर मुसलमान का जुनून बताना तो बिफोर दूसरे दिन बताना था। 75 सालों से या उसके अलावा 40 सालों से आपने महाराष्ट्र पर राज किया, मुख्यमंत्री रहे आपके पार्टी के सरबराह, तो आपको इतना भरोसा नहीं कि हिंदू समाज आपको वोट देगा? अरे भाई, हम वो समाज वोट देने के बाद तुमने ध्रुवीकरण कर डाले, तुम्हारा एक देखो, मोर्चे हम हमारा ध्रुवीकरण हो गया। लिया जाए ऐसे मोर्चे 1 महीना बाद क्यों? अरे भाई, तुमको दूसरा दिन निकालो ना। अगर दूसरे निकालते तो हम भी पहले तुम्हारे से खड़े थे। चलो भाई, बिल्कुल, हमने तो निवेदन दे दिए थे, हमारी पार्टी ने निवेदन दी। महाराष्ट्र में अनेक अनेक जगह पर इन पे जो तो इमाम ने भी पहले दी थी ना, इमाम ने पहले जो है तो कहा जी? निवेदन दी नहीं पहले? अरे वो ठीक दे दिए थे ना। हाँ। आप बोलिए वो देना ही चाहिए था, पहले ये करना चाहिए था। बोलिए। सुन लो, अभी सुन लो, बोलिए, बोलिए। आपका सवाल बहुत अच्छा है। दूसरे दिन जब उन्होंने उनके ऑफिस के ऊपर जब वो थोड़ा सा प्रोटेस्ट करे थे, उसी दिन आपने ऐलान कर देना था कि कल मोर्चा, रास्ते जाम, ट्रैफिक जाम, रोड पे सो जाएंगे। कुर्बानी देने वाले तो आज भी बैठे हुए, ये कुर्बानी का नतीजा से तो लोग वहां आए थे। लेकिन तुम निवेदन देने के बाद वहां रुके क्यों नहीं? लोगों को जो आने वाले थे उससे मुलाकात क्यों नहीं? ठीक है, तुम पर्सनली एक से नहीं मिलते, आपने पूरा मोर्चे के लोग निकले तक बंबई छोड़ना नहीं था। आपने तो ऐसा निवेदन दिया सीधा एयरपोर्ट से औरंगाबाद, बाकी तुम खाओ जूते। टिम्बा चौक, थाना, रिटर्न, कहां लोगों ने मार खाया। भाई, ये कौन सी बात हो गई? तुम बुला रहे थे जुनून में, और तुम्हारा अपना काम होगा तो निकल गए। तुमको जब निवेदन देना, तुमने थान मान के बैठना था। मुख्यमंत्री थाने में थे उस दिन, जब वो शिंदे गोलीकांड हुआ, इनकाउंटर हुआ, तो मुख्यमंत्री साहब तो थाने में थे, उनका तो स्टेटमेंट भी है। तो फिर जब तुम इतने कॉन्फिडेंस से गए थे, तो फिर तुमने वही अड्डे में रुक जाना था। नहीं, मैं उठूंगा ही यहाँ से जब तक कि मुख्यमंत्री आएंगे, तब हम बोलते थे कि हाँ, ये वाकई सही है। एक मेरा सवाल, आखिरी सवाल आपसे ये है पटेल साहब, ऐसा हो सकता है कि सलीम पटेल आएगा होकर एमआईएम में रहकर एमआईएम की रहबरी करे? देखिए, मैं एमआईएम से मैंने फिर भी कहा हूं कि मैं अल्लाह के करम से रहबरी को अल्लाह ने मुझे सक्षम बनाया, और मैं कहीं भी रहबरी करता हूं तो बड़ी खुल के करता हूं। एमआईएम पार्टी से अगर रहबरी करनी होती तो मैं बहुत पहले जाता, और एमआईएम में मेरे साथ में जाएंगे तो आधी एमआईएम तो वैसे निकल जाएगी।
क्यों ऐसे? अरे ये बहुत बड़ा राज है, ये वो लोगों को मालूम है। अच्छा हाँ, चलिए ठीक है, वो ये लोगों को मालूम है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थे सलीम पटेल वायगांवकर, जैसे बात करके पता चली है कि अब जैसे सलीम पटेल वायगांवकर ये कह रहे हैं कि अगर एमआईएम लिखक में मेरे पास लेटर देती है तो मैं एमआईएम को अपने साथ, मतलब राष्ट्रवादी में बात करेंगे और एमआईएम को साथ में लेने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा पटेल साहब ने खास बात कही है कि जो जनता के मुद्दे लेकर इन्होंने धरने आंदोलन किए हैं वो जनता इनके साथ जुड़ेगी। अब इनको टिकट मिलेगा, राष्ट्रवादी इनके तरफ रुख करेगी, क्या होगा देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन जिया उल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। गुर्दे और पित्ते की पथरी के मरीजों के लिए खुशखबरी। R&S फार्मा पेश करते हैं बेहतरीन इलाज डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नसरीन की निगरानी में। पत्थर दोबारा जल्दी ना होने का मुकम्मल इलाज, नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट, खानदानी सिलसिला है जारी। पत्थर घुलकर साफ और दवा पर कोई परहेजी की पाबंदी भी नहीं, होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें R&S फार्मा, अपोजिट केनारा बैंक, बहादुरपुरा, हैदराबाद, 9390610436 या 9703939436 पर कांटेक्ट करें। इरकान की दवा भी फ्री दी जा रही है।